Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am. वही असाइनमेंट करे तुम लोगों ने? असाइनमेंट कर रहे हो? ठीक है, कर रहे हो ना, करते रहना। अच्छी बात है, जो बच्चे कर रहे हैं वेल एंड गुड है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। और आज यही हमारा ये वाला चैप्टर ड्यूअल नेचर वाला हो जाएगा कंप्लीट। सही है? Yes, ma'am. परसों स्टार्ट कर देंगे अगली दो क्लासेस में एटॉमिक फिजिक्स। एटम तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, जैसे ये भी पढ़ा हुआ था तुमने, है ना? ये भी पढ़ा हुआ था ना, वैसे तो फोटो इलेक्ट्रिक Yes, इफेक्ट भी पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो एटॉमिक भी पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा। क्वेश्चंस लगा लेना, यहाँ से सवाल आते ही हैं। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बोलना तो शुरू भी नहीं किया अभी। ठीक है, तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का मतलब है कि जो भी लाइट आ रही है जिसने फोटॉन्स कैरी किए हुए हैं, अगर वो किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद कितना फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना रेडिएशन प्रेशर। अबे यार, मेरे पास अगर बेटा ये कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस पे रेडिएशंस आ रही हैं, तो ये अभी रेडिएशन क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, या तो ये रेडिएशन क्या हो जाए, या तो ये रेडिएशन ऑब्जर्व हो जाएगी, है ना, या ये रेडिएशन बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रेडिएशन आई और कुछ रेडिएशन क्या हो गई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे मेरे पास 4 इंसिडेंट हुई थी और कुछ क्या हो गई बेटा, ऑब्जर्व हो गई, और ये वाली क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये चीज होंगी जब भी कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आके क्या होगी, इंसिडेंट होगी, या तो रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब। इतना समझ में आया? अब देखो प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा। Yes, अब ma'am. देखो, हमने अभी फोटोन्स को क्या माना था, लाइट को क्या माना था, पार्टिकल यानी फोटोन्स। इसका मतलब तुम्हारे पास फोटोन एनर्जी लेके भी आ रहा है, उसके पास मोमेंटम भी है। तो बेटा जिस चीज के पास मोमेंटम है वो तो फोर्स एक्सर्ट
करेगा ही करेगा, और फोर्स है तो प्रेशर भी होगा। तो इससे पहले मेरे को ये बताओ, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच न्यू, और क्या लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा। यही है मेरे पास एक फोटोन की एनर्जी। अब मान लो मेरे पास कोई सोर्स है, उस सोर्स से रेडिएशंस निकल रही हैं, मतलब लाइट रेज निकल रही हैं। तो अब एक सेकंड में मान लो 100 फोटोन निकल रहे हैं। सपोज करो एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं? 100 फोटोन। तो इस सोर्स की पावर किसके बराबर हो जाएगी? कि पावर, इस सोर्स का पावर कैसे लिखोगे आप? पावर बताओ। नंबर ऑफ फोटोन्स, या नंबर ऑफ फोटोन छोड़ो, एनर्जी रेडिएट बाय सोर्स इन 1 सेकेंड या इन यूनिट टाइम। यही होगी पावर, कि भाई एक सेकंड में इसने कितनी एनर्जी रेडिएट कर दी, वही पावर होती है। जैसे बोलते हो तुम 10 वॉट 100 वॉट, है ना? वही तो पावर होती है कि वो सोर्स एक सेकंड में कितनी अमाउंट की एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो कि मान लो, जैसे अभी बोला कि एक सेकंड में 100 क्या निकल रहे हैं? फोटोन। तो बेटा वो 100 फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करके चलेंगे? एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। मैं मल्टीप्लाई कर दूं एन से, एन यानी नंबर ऑफ फोटोन्स, तो क्या यही पावर नहीं हो जाएगी कि हमने एक फोटोन की एनर्जी ली और उसको जितने नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या हो गया? पावर। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट इन यूनिट टाइम। बताओ। तो यहां से एक चीज देखो, नंबर ऑफ फोटोन किसके बराबर हो गए? पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये बात क्लियर हुई? ये दो फॉर्मूले क्लियर हुए? एन नंबर ऑफ फोटोन है, ये इसके फॉर्मूले हैं। बोलो। इसके बाद आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है भाई? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। यही होगा कि मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसका हम मान लेते हैं कि ये पर यूनिट एरिया है। तो इस पर यूनिट एरिया से कितनी रेडिएशंस क्रॉस करके जा रही हैं इन यूनिट टाइम, वही इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी को क्या लिखोगे? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही लिखोगे। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ए एरिया। बोलो। अब देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है? पावर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, मैम। यस मैम। तो इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर अपॉन एरिया। बोलो। बात समझ में आई? इंटेंसिटी किसके बराबर है? पावर अपॉन एरिया के। इतना क्लियर है? ma'am. ओके। एक शब्द और होता है फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स से क्या समझ पा रहे हो? फ्लक्स, इसको फाई से डिनोट करते हैं। किसके बराबर होता है ये? फोटोन फ्लक्स नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड, या नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट लिख लो। नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन ए नॉर्मल सरफेस, कि अगर मेरे पास कोई एक सरफेस है उस पर कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। देखो इंटेंसिटी किसके टर्म्स में थी?
एनर्जी के टर्म्स में, कि कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से क्रॉस कर रही है। फोटोन फ्लक्स किसके टर्म्स में है, कि उस यूनिट एरिया से उसी यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। बात समझ में आई। इंटेंसिटी एनर्जी के टर्म्स में थी, तो एनर्जी ही एनर्जी के टर्म्स में थी। अब ये किसके टर्म्स में है, नंबर ऑफ फोटोन्स के टर्म्स में। तो तुम मुझे बताओ फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसी इंटेंसिटी को किससे डिवाइड कर दूं, एक फोटोन की एनर्जी से। भाई टोटल इंटेंसिटी आई है, इस इंटेंसिटी को किससे डिवाइड कर दो भाई, एनर्जी ऑफ वन फोटोन से। हाँ, यस मैम। अगर मेरे पास टोटल इंटेंसिटी आ रही है आई, इस पे इंसिडेंट हुई, मैंने अब ये टोटल जो इंटेंसिटी आई बनी है ये किसकी वजह से बनी है भाई, जितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ एन फोटोन्स इंसिडेंट हुए, मान लो मेरे पे यहाँ पे निकल के आती है कि जो इंटेंसिटी आती है वो सपोज करो 10 यूनिट आ रही है। इस 10 यूनिट में बेटा कुछ एन नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे ना जो इस पे इंसिडेंट हुए होंगे। अब वो एन नंबर ऑफ फोटोन्स ही निकालने हैं, तो क्या करो, इंटेंसिटी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो नंबर मिल जाएगा एन। फोटोन फ्लक्स क्या है, नंबर, तो नंबर आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद होना चाहिए। ठीक है। अब रेडिएशन प्रेशर, वो अपना जो टॉपिक पढ़ने वाले थे हम। इसके कितने टाइप पढ़ने हैं हमने, एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस, और एक होता है ऑब्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा। ओहो, चार्जिंग नहीं लगा क्या मैं। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा बेटा, मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट रेज अब जो आएंगी वो कैसे पड़ेंगी, इस सरफेस के नॉर्मली आएंगी। तो ये वाला जो इंसिडेंस होता है ये कैसा कहलाया जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, ये होगा नॉर्मल इंसिडेंस। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट या रेशो बोल लो, एक होता है रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट, जो एब्जर्व हो जाएंगे। अब मान लो कि तुम्हारे पास 10 फोटोन्स आए बेटा, इस 10 में से अगर 2 अब्जॉर्ब हो गए, 10 में से 2 अब्जॉर्ब हो गए और 8 क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, तो इनका रेशो आप निकाल सकते हो कि रिफ्लेक्टिव कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 0.8 और एब्जॉर्प्टिव कितना हो जाएगा 0.2, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो अगर तुम्हें ये पता हो कि मान लो एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट 0.5 दे रखा है, तो इसका मतलब 10 में से कितने फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, 5, है ना। 10 में से 5 फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। ए प्लस आर किसके बराबर होगा बेटा, 1 के। या तो एब्जॉर्ब होगा या रिफ्लेक्ट होगा, है ना। 10 फोटोन आए जिसमें से 2 एब्जॉर्ब हो गए, 8 रिफ्लेक्ट हो गए, तो 8 प्लस 2 किसके बराबर आ गए, 10, यानी परसेंटेज वाइज 1, है ना, 100%। समझ आ गया, ये चीज समझ में आई। यस ए प्लस यानी इनके कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट 1 के बराबर होंगे। ये 0.2 0.8 ये बता रहा है कि कितना फ्रैक्शन उस फोटोन का एब्जॉर्ब होगा, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। यस मैम। ओके, अब देखो, अब हम करते हैं, सपोज करो केस 1। केस 1 में क्या ले लें, रिफ्लेक्शन 0 कर दो और एब्जॉर्प्शन कितना कर दो 1, यानी जितने भी फोटोन आएंगे सारे के सारे क्या हो रहे होंगे बेटा, एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। जितने भी फोटोन आएंगे, एब्जॉर्प्शन 1 है ना, इसका मतलब 10 फोटोन आए, 10 के 10 अब्जॉर्ब हो गए, रिफ्लेक्ट एक भी नहीं हुआ, तभी रिफ्लेक्टिव क्या लिया है 0, है ना। अब देखो मेरे पास फिर से ये मेटल सरफेस है,
इसमें ये सारे आएंगे और सारे के सारे ऑब्जर्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, जितने भी फोटॉन्स आएंगे सब इस पे फोर्स जनरेट करेंगे, और ये फोर्स किसके बराबर होगा भाई? चेंज इन मोमेंटम, F इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। बोलो, F इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। अगर मेरे पास बेटा यहाँ पर n फोटॉन्स आ रहे हैं, डीपी बाई डी टी यानी अभी तो एक ही उसका हुआ कि एक फोटोन आया, उसने कितना फोर्स जनरेट किया, तो एक फोटोन कितना फोर्स जनरेट करेगा? F इक्वल्स टू डीपी अपॉन डी टी। बेटा अगर मेरे पास n फोटॉन्स होंगे तो n फोटॉन्स कितना फोर्स जनरेट करेंगे? n मल्टीप्लाई बाय डीपी बाई डी टी ना, बोलो, है ना? अगर मेरे पास Yes, n ma'am. फोटोन है तो इतना फोटोन जनरेट करेंगे। अब मेरे को बताओ, मोमेंटम ऑफ आ फोटोन, एक फोटोन के पास कितना मोमेंटम होता है? कल ही पढ़ाया था, h अपॉन लैम्डा, है ना? h अपॉन लैम्डा। डायरेक्शन देखो बेटा, डाउनवर्ड है यानी माइनस जे कैप। बोलो, यही होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन। अच्छा, इसको Yes, रहने दो, ma'am. माइनस Yes, जे ma'am. कैप, इसे रहने दो। मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इसके बराबर है। मेरे को बताओ इनिशियली मोमेंटम कितना होगा? पी आई। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है? डाउनवर्ड्स में आ रहे हैं एच अपॉन लैम्डा, किस डायरेक्शन में? माइनस जे कैप में। भाई डाउनवर्ड्स है ना, देखो सब डाउनवर्ड्स एग्जर्ट करेंगे तो इनका मोमेंटम नीचे की तरफ। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा? देखो सारे आए तो सही लेकिन वापस नहीं गए, तो यानी फाइनली मोमेंटम कितना हो जाएगा इनका? 0। ऐसे समझो एक बॉल है, उस बॉल को दीवार पे फेंक के मारोगे, तो वो बॉल अगर फेंक के मारी और वापस आई तो मोमेंटम का चेंज 2 बार हो जाता है, 2 टाइम्स। लेकिन अब वो बॉल गई और वो बॉल बेटा वहीं नीचे गिर गई, तो मोमेंटम में चेंज कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम का चेंज 0 हो गया, वापस नहीं आई ना लौट के, तो फाइनली मोमेंटम का चेंज हुआ 0, कि ये सब यहीं एब्जॉर्ब हो गए, बाहर गए ही नहीं, तो मोमेंटम इनका 0 हो गया। समझ आई बात? तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इस केस में? चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल 0 माइनस पी इनिशियल, देखो h अपॉन लैम्डा इंटू माइनस जे कैप, तो किसके बराबर हो जाएगा ये? h अपॉन लैम्डा इंटू जे कैप, इसके बराबर हो गया मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम तो आ गया, अब निकालेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या था बेटा? n टाइम्स ऑफ dp अपॉन dt। तो n लिखो, dp बाई dt कितना आया? h अपॉन लैम्डा इंटू जे कैप, फोर्स। बोलो, अब मुझे क्या चाहिए यहां से? नंबर ऑफ फोटोन चाहिए कि नहीं चाहिए? n, n चाहिएगा ना। नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं? कैसे निकालोगे नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला क्या था? इन पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यही था। पावर को क्या लिख सकते हैं भाई? इंटेंसिटी का था, पावर अपॉन एरिया, तो पावर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, किसके बराबर होगा? h न्यू। इस न्यू को क्या लिख लूं? c अपॉन लैम्डा, लैम्डा चला गया ऊपर, तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स आ गया। इसको बेटा इस इक्वेशन में रख दो। देखो फोर्स की वैल्यू आई ए लैम्डा अपॉन एच सी मल्टीप्लाई h अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा क्या, h से h गया, किसके बराबर आया बेटा? आई ए अपॉन सी, किस डायरेक्शन में? जे कैप में। बोलो, फोर्स की वैल्यू कितनी आई? तो कितना फोर्स लगा रहा है ये? आई ए अपॉन सी। बोलो, प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स
परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो बेटा फोर्स में से एरिया डिवाइड कर दोगे तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, आई अपॉन सी। आई क्या है यहाँ पे, व्हाट इज आई हेयर, आई क्या है, मैम इंटेंसिटी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ए एरिया, न्यू फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूज नहीं होना बस, और एच प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ओके। सेकंड केस में क्या करेंगे, अब केस सेकंड, अब क्या कर लें भाई, अब एब्जॉर्प्शन 0 कर दो और रिफ्लेक्शन को क्या कर दो 1, यानी जितने भी आएंगे अब की बार सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाँ जितने, हाँ जितने भी आएंगे सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये जितने भी इंसिडेंट होंगे सारे वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है। तो अब फिर से F की वैल्यू आप लिखोगे कि मेरे पास फोर्स जो आएगा n टाइम्स ऑफ dp बाय dt आया। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन कितना निकाला था पुराने वाले में, वही नंबर ऑफ फोटोन तो यहाँ भी ऐसे निकालोगे क्या, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ऐसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला इंटेंसिटी इंटू एरिया, एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये मेरे पास एन आ गया। अब बात करेंगे मोमेंटम की, तो बेटा इनिशियली मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ, एच अपॉन लैम्डा किस डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप में, है ना। फाइनली अब ये सारे कहा जा रहे हैं, ऊपर, तो अब मोमेंटम 0 नहीं होगा, अब मोमेंटम कितना होगा एच अपॉन लैम्डा, बट रिफ्लेक्ट होके किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो ऊपर कौन सी है, प्लस जे कैप, तो ये प्लस जे कैप होगा। अब डीपी चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ एच बाय लैम्डा हो जाएगा। करके दिखाऊं कैसे, कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल तो कर ही लोगे। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना। तो पी फाइनल कितना है भाई, एच अपॉन लैम्डा इंटू जे, माइनस एच अपॉन लैम्डा इंटू माइनस जे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आया 2h अपॉन लैम्डा इंटू जे कैप। बात समझ में आ गई, बोलो बेटा। अब फोर्स की जगह वैल्यू रख दो, F किसके बराबर था, n टाइम्स ऑफ dp अपॉन dt। तो आपने n की वैल्यू कितनी निकाली, I a लैम्डा अपॉन एच सी, n की वैल्यू रख दी। dp बाई dt कितना निकाला, 2h अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से h से h गया, लैम्डा से लैम्डा गया, तो कितना आया बेटा 2ia अपॉन सी। मतलब कि पहले वाले की कितना आया है, दुगना, मतलब रिफ्लेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, डबल। बात समझ में आ रही है, रिफ्लेक्शन में फोर्स डबल लग रही है बेटा जी, करेक्ट, बोलो। यस मैम। प्रेशर क्या हो जाएगा अपॉन एरिया, यानी 2i अपॉन सी। अरे बोलो, इतना समझ में आया, इसमें 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बोलो बेटा। यस मैम। केस थर्ड, केस थर्ड में अब क्या करते हैं, देखो जरूरी तो नहीं है हर बार यही हो कि R 0 हो और वो 1 हो,
मतलब आइडियल कंडीशन हो, ऐसा तो नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, रिफ्लेक्शन देखो रिफ्लेक्शन में ए आर लिखा है, कि एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कितना हो, ए हो, और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना हो, आर हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इनकी पर्टिकुलर वैल्यू हो कि 10 में से 2 एब्जॉर्ब हो गए, 8 रिफ्लेक्ट हो गए हो, ऐसे भी तो हो सकती है, हाँ या ना। तो इस केस में क्या करोगे, देखो इसका मतलब हुआ क्या, इसमें सपोज करो मेरे पास जितने भी आ रहे हैं इसमें से कुछ तो अब्सॉर्ब हो जाएंगे और बेटा कुछ लौट के चले जाएंगे, जिसे बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन। तो मुझे बताओ फोर्स ऑन प्लेट या फोर्स ऑन सरफेस किसकी वजह से होगी, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन। बोलो दोनों की ऐड की वजह से होगी कि नहीं होगी, है ना। यस मैम। फोर्स ऑन प्लेट ऐड होगा एब्जॉर्प्शन वाला, रिफ्लेक्शन वाला। एब्जॉर्प्शन की वजह से कितना आता है, अभी निकाला है हमने, एब्जॉर्प्शन की वजह से कितना आया, एब्जॉर्प्शन की वजह से आई ए अपॉन सी, यही आया। अब देखो 100% नहीं है, यानी एब्जॉर्प्शन का कॉफिशिएंट लगाएंगे, कितना है ए, तो यहाँ पर ए लगाओ, प्लस रिफ्लेक्शन की वजह से कितना था 2IA अपॉन सी, रिफ्लेक्शन का कॉफिशिएंट आर है तो यहाँ पर आर लगाओ। बात समझ में आ गई। अब हमने क्या पढ़ा है कि a प्लस आर 1 के बराबर होता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, क्या कॉमन ले लूं, आई ए अपॉन सी कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा बेटा a प्लस 2r, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस आर, ठीक है। तो आई ए अपॉन सी, a की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस आर प्लस 2r, किसके बराबर आ गया बेटा ये, आ गया फोर्स। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा आई ए अपॉन सी इंटू 1 प्लस आर। मेन तो सवाल देखो यही बन गया था कि तुम्हें अगर जितने भी रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट वगैरह दिए हो तो इस तरीके से निकाल लेना, समझ गया। आई ए अपॉन सी और 2IA अपॉन सी तो उनका हो गया एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का, कितने अमाउंट से हो रहा है उसका कॉफिशिएंट आगे लगा देना, ए और आर। करेक्ट करेक्ट। बाकी तो तुम्हें अगर मान लो आर दिया हुआ है ए नहीं दिया हुआ तो कहां से निकालोगे, ए प्लस आर इक्वल्स टू 1। अगर ए दिया है तो आर निकाल लेंगे, आर दिया है तो ए निकाल लेंगे, ये हमें निकालने आते हैं। बाकी ये चीज थी। अब देखो ये केस भी बन जाएगा जो अभी तुम पढ़ के आए, इफ आर इक्वल्स टू 0 तो फोर्स कितना हो गया आई ए अपॉन सी, मतलब यही तो था ऑब्जर्प्शन वाला, करेक्ट। इफ आर इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 2IA अपॉन सी, और यही था मेरा रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये भी यहां से हमने प्रूफ कर दिया। बोलो क्लियर है, बोलो। यस मैम। फॉर्मूले ही तो याद करने हैं, इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। फिर क्या आता है भाई, अब करेंगे किसी ऑब्लिक पे, ठीक है। ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास ये एक शीट है, ठीक है। अब की बार जो रेडिएशन है ना बेटा इस तरीके से आ रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, एंगल थीटा। तो इसमें केस क्या लेके चलेंगे, केस 1 क्या, एब्जॉर्प्शन को क्या कर दूं, बोलो 0 कर दूं, और आर को क्या रख लूं 1। बेटा इसका एफ किसके बराबर आता था बताओ, इस केस में एफ किसके बराबर आता था, ये हम एफ एवरेज निकालते हैं, याद रखना जो ये फोर्स की वैल्यू निकालते आ रहे हैं ये एवरेज फोर्स है। कितना आया था, एब्जॉर्प्शन 0 था जब रिफ्लेक्शन 1 था, 2IA अपॉन सी। अब देखो हमने क्या बोला था कि ये वो एनर्जी है जो इस एरिया को क्रॉस करते हुए निकलेगी। तो बेटा जो एरिया होगा जिसको ये क्रॉस करते हुए निकलेगी वो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इस एरिया का। यानी अगर ये वाला एरिया का ए इधर बाहर की तरफ है
तो इस ए का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ए कॉस थीटा। देखो इफ दिस इज ए बाहर की तरफ, तो अगर मेरे को ये एरिया लेना है तो ये एरिया, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया जिसपे ये लाइट इंसिडेंट होगी पर्टिकुलरली इस वाले पे, इस ए का कॉस कंपोनेंट, भाई लाइट ऐसी तो आ रही है, ये एंगल थीटा बना रही है, देखो यहाँ पे, करेक्ट। तो ए क्या लिखोगे आप, 2 i a cos थीटा अपॉन सी, बोलो यही हो जाएगी। यस मैम। देखो इसको दोबारा से समझा देती हूँ। ठीक है, ये रेडिएशन थोड़ी सी ऐसे ले लो, ये इस वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रही है ये एंगल थीटा बना रही है। तो बेटा हम ना ये इफेक्टिव एरिया लेते हैं, ये वाला एरिया जिसपे ये लाइट इंसिडेंट होगी, टिल्टेड हो रही है। तो ये ए का कौन सा कंपोनेंट होगा, ए का बताओ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ए कॉस थीटा ना, बोलो। अगर मान लो इसकी तरफ ए है ये वाला, और इससे मुझे ये वाला एंगल चाहिए जो कि एंगल थीटा पे होगा, तो ये एंगल कौन सा बनेगा, ए कॉस थीटा। तो बस तुम्हें यहाँ पे ए की जगह क्या लिखना है, ए कॉस थीटा। बात समझ में। तो ये तो हुआ एवरेज फोर्स। अब मान लो तुम्हें निकालना है फोर्स परपेंडिकुलरली, कि मतलब ये जो तुम्हारी रेडिएशन है ये परपेंडिकुलरली कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो अभी तो देखो ये कैसे फोर्स लगा रही है भाई, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे है। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, इस एफ का, एफ कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो जाएगा। एफ कितना निकाला है तुमने, 2 i a कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा ये और हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, ये हुआ फोर्स परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। फिर प्रेशर कितना बन जाएगा इस केस में, ए से ए को डिवाइड कर दो, तो 2 i कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। बात समझ में आ गई। आई थिंक अब दूसरा वाला केस जो होगा इसका वो तुम अपने आप समझ गए होंगे। केस सेकंड, जिसमें अब की बार क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन 1 और रिफ्लेक्शन 0। इस केस में बेटा प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला, बोलो, आई ए अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म ऐड हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर कितना हो जाएगा, आई अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कौन सा एंगल है जो कि तुम्हारी इंसिडेंट रेडिएशंस वर्टिकल के साथ बना रही होंगी। ये समझ में आया, चारों पांचों पॉइंट, बोलो। इस कॉम्पोनेंट लेने थे, ठीक है करो क्वेश्चन।
ये तो दिख ही नहीं रहा। ये कलर दिख रहा है? यस। करो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। ठीक है, करो। फर्स्ट क्वेश्चन करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं तो कैलकुलेट फोटोन फ्लक्स, ठीक है, फोटोन फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अराइविंग एट अर्थ की परपेंडिकुलरली है, देखिए देखिए। फर्स्ट हुआ। हो जाओ क्लास में, ठीक है, करो।
3.97 into 10 raised to power minus 18. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाया ये बताओ। क्या कह रहा है कि एक बल्ब है जिसकी वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम है, लैंप जो है 150 वॉट का है, लेकिन उसमें से सिर्फ 80% ही क्या कर पा रही है, एनर्जी किसकी तरह अपीयर हो पा रही है, एज अ लाइट, है ना। तो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं जो लैंप से पर सेकेंड निकल रहे हैं, तो तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन वन फोटोन। फोटोन। तो पावर का क्या, पावर हम 150 वॉट लिख देंगे पूरी की पूरी, नहीं, 150 वॉट का 80% ही लाइट बना रहे हैं, तो पावर लिखोगे 80% ऑफ 150, ठीक है, अपॉन एनर्जी एक फोटोन की, तो एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा है तुम्हारे पास 500, सी स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे फर्स्ट में। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए। सेकंड वाले में क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा, फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, पावर इंटू एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू एरिया। देखो यहाँ पे तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ये रहा, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया है ना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पावर अपॉन एरिया, तो पावर क्या हो जाएगा, आई ए, है ना। तो यहाँ पर फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी में क्या लिखोगे, पावर की फॉर्म में, पावर अपॉन एरिया। तो पावर दे रखी है, ये देखो 3.9 वॉट, वेवलेंथ दे रखा है, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और सर्कुलर और तुम्हारी स्फेरिकल होती है ना, उसमें एरिया क्या लगाओगे 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आर भी दी हुई है रेडियस। तो बस सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, और कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग रखनी है ऐसे सवालों में, फटाफट करना है पेपर में बैठ के, इसीलिए अभी से आदत डाल लो। Yes, ma'am. क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तुम कुछ क्वेश्चंस कर लो। एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करती हूँ। देयर आर सम क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को ट्राई करो यहाँ बैठ के, जाएगा नहीं कोई, अभी रुक जाओ, सवाल करेंगे बैठ के। एक
एक मिनट। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करो, कल दिए थे ना होमवर्क में, करो इन्हें बैठ के, परसों टेस्ट है ना, सवाल लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा? पहले वाले में क्या लगाओगे? मैम के ई इक्वल्स टू क्यू वी। हाँ, सिर दर्द हो गया आज तो बोलते बोलते। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट का? यस मैम। फर्स्ट का ठीक है, ऑप्शन तो 1 ही है। तो क्या है देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटोन विच इज एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? मैम के ई इक्वल्स टू क्यू वी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? 2m इंटू, सॉरी आई एम सॉरी, मोमेंटम किसके बराबर होता है? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे यहाँ पे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितने वोल्ट पे एक्सीलरेट करा है? 100 पे। क्या आंसर आया तुम्हारा? पहला, है ना? इतना समय क्यों लग गया? सेकंड यस करो, मैम। वर्क फंक्शन का क्वेश्चन है।
क्या लगाओगे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इसमें? द वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या आंसर बन रहा है बेटा इसका सेकंड का? थर्ड करो फिर, देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड भी बहुत इजी है, कट ऑफ मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड की बात कर रहा है, थ्रेशोल्ड निकालो। क्या आंसर आ रहा है भाई सेकंड का? करोगे तो तुम ही, सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, ये तो है नहीं कि मैं कैलकुलेशन करने बताऊंगी, सॉल्व तो तुम्हें ही करनी है कैलकुलेशंस। फाई फर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है फाई का? एच न्यू नॉट, और फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा? सी अपॉन लैम्डा नॉट। हम ये थर्ड वाले क्वेश्चन में यूज करना है ना फॉर्मूला, तो मैम सेकंड में आंसर भी कर सकते हो भाई, सेकंड भी तो करो। सेकंड में क्या दिक्कत आ गई? सेकंड में पहले वर्क फंक्शन है, द वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, तो हम कौन सी वेलोसिटी निकाल सकते हैं भाई? इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली तो निकाल सकते हैं हम। यस मैम। तो ये ईवी नॉट के बराबर हो जाएगी। मैम सेकंड का थोड़ा 1 सा भी into दर्द 10 power 6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी। डी आ रहा है सेकंड का? हाँ ठीक है, आ तो डी रहा मैम है, मेरा बताओ तो डी कैसे आ किया? रहा है। हाँ फर्स्ट का, सेकंड का डी है, बताओ कैसे किया फटाफट। मैम पहले इसकी कौन बताएगा? आज पहले इसकी, मैम इसकी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करी, E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा से। हाँ फिर मैम इसका फोटोइलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वो कैलकुलेट की, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू E माइनस फोटो इलेक्ट्रॉन से। फिर मैम इसकी वेलोसिटी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो कैलकुलेट करने पे आंसर आया 1 into 10⁶। ठीक है। देखो भाई मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो एनर्जी इंसिडेंट हुई इक्वल्स टू उसमें से एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी बनेगी यहाँ से? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। भाई एच न्यू नॉट तो मेरा क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना। एच न्यू क्या हो जाएगा, जो वेवलेंथ इंसिडेंट हुई है वो क्या होगी, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो एच सी किसके बराबर हो जाएगी, कल बोला था ना, इसको एक बार देख के आना ये किसके बराबर होता है। तो एच की वैल्यू कितना होता है प्लैंक कांस्टेंट, सी की वैल्यू लैम्डा कितना दे रखा है 3000, ये वैल्यू रख दो, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए मुझे ये वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। हो जाएगा बेटा सबका। यस मैम। तो ये एच सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसके बराबर आती है, लिख लो 1240। तो यहाँ एच सी क्या लिखोगे 1240 अपॉन लैम्डा किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में, ठीक है। तब ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1240 अपॉन में लैम्डा किस में, नैनोमीटर में। तो यहाँ पर हमें आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, तो नैनोमीटर में कैसे करोगे भाई इसको, ये 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो नैनोमीटर में कैसे करोगे, 300 एक जीरो और बढ़ा दोगे, हैं बोलो, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो यानी ये 3000 की पावर 10 की पावर -10 हुआ। नैनो में कैसे कर दोगे इसको, यानी वैल्यू कितनी आई 3 इंटू 10 की पावर -7। नैनो में क्या करना है इसका, 3000 मल्टीप्लाई 10 की पावर, नैनो में -9 आएगा, लेकिन अब ये ऐसे करोगे तो ये तो 6 हुई, तो यानी एक और बढ़ाना पड़ेगा ना, जीरो। तो ये कितना बनेगा, किस पावर बनेगी बताओ, 3000 लिखूं कितना लिखूं, देखो इसमें भी सो रहे हैं, नैनो में कर लेना इसको। हो जाएगा सेकंड, अब तो सारा का सारा लिखवा दिया भाई, कैलकुलेशंस करनी है बस, वेवलेंथ को लैम्डा में लिख लो, -1 माइनस कर देना, ठीक है। तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी। थर्ड हो जाएगा थ्रेशोल्ड, एच सी अपॉन लैम्डा लगाना है बस। यस फोर्थ मैम। करो, अब फोर्थ करो। तो फोर्थ में क्या कह रहा है कि हमारे पास इतने वर्क फंक्शन है मेटल ए बी और सी के लिए, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस। तो ये वेवलेंथ रख लेना, ठीक है। तो ये देख लेना जिनका वर्क फंक्शन इस वेवलेंथ के लिए के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन निकाल लो। कैसे, देखो, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए रेडिएशन ऑफ दिस, यानी ये लैम्डा नॉट है ना, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फाई नॉट निकाल लो जो कि वर्क फंक्शन होगा। तो इस वर्क फंक्शन से कम जिनका है वो तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। अगर ये जिससे ज्यादा होगा उनसे निकल निकल जाएगा, बात समझ में आ गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन आ जाएगा ना।
लैम्डा नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन निकाल लो। सपोज कितना आता है, वो आता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ किसको निकाल पाएगी, ए और बी को निकाल पाएगी, सी वाले के लिए नहीं निकाल पाएगी। बात समझ में आ गई? यस अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है तो ए बी और सी तीनों को निकाल देगी। इस तरीके से निकालना। इस लैम्डा नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन फाइंड कर लो कितना आ रहा है, आसान है। पांचवा, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी इज दिस। मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई एनर्जी के टर्म्स में? E इक्वल्स टू पीसी बताया था कल, E इक्वल्स टू पीसी। तो मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, E अपॉन सी। एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेना। कैसे, 1 मेगा का 6 इलेक्ट्रॉन का लगा देना, कितना लगेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 टेन टू द पावर माइनस 19 अपॉन सी का कितना आ जाएगा 3 इंटू टेन टू द पावर 8। हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो ये मोमेंटम हो गया। छठा कैसे करोगे, क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज फ्रॉम 20%, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन थी उसकी एनर्जी 20% बढ़ा दी गई। द काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। तो ऐसा करने से जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो पहले 0.5 थी, अब कितनी हो गई 0.8। बात समझ में आ गई? वर्क फंक्शन 5 पूछा है। दो इक्वेशंस बनेंगी यहां से जब भी 5 आएगा। तो यानी देखो, पहले अगर पहले की बात करते हैं, पहले क्या हो रहा था, एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। पहले एच न्यू मान लेते हैं, कितना था पहले, एच न्यू ही था। फाई कितना था उस टाइमिंग पे, वर्क फंक्शन तो चेंज होएगा ही नहीं, वर्क फंक्शन तो उतना ही रहने वाला है। पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उस समय, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन 1। अब तुमने इंसिडेंट एनर्जी यानी एच न्यू को कितने परसेंट बढ़ा दिया बेटा, 20%। तो 20% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ, 1.2 ऑफ एच न्यू, यही होगा ना 20%। भाई एच न्यू का 20% कितना होगा, Yes, ma'am. पहला वाला, और इसको ऐड करोगे तो नया तो यही बना। वर्क फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अब 0.5 की जगह कितना हो गया 0.8। इक्वेशन 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड। 1/1.2 डिवाइड करना, एच न्यू हट जाएगा तो आसान रहेगा। 5 प्लस 0.5 अपॉन 5 प्लस 0.8 आ जाएगा वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आराम से, बहुत आसानी से आ जाएगा। बोलो 5, समझ आ रही है चीजें हैं? क्या किया है, बहुत आसान था भाई। पहले वाले के लिए एच न्यू था तो वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी रख दो, 0.5 थी, जब बढ़ा दिया तो 0.8 हो गई। तो दो इक्वेशन आ गई ना। सेवंथ वाला करो, क्या करोगे बताओ। इसका स्लोप किसके बराबर है, देखो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इजी, द फ्रीक्वेंसी इज दिस, द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स। तो इसका स्लोप क्या देगा जल्दी बताओ, कल ही डिस्कस कराया था। अच्छा, पर यहां पर ये एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी है। कल हमने किस किस का ग्राफ पढ़ा था, यहाँ फ्रीक्वेंसी और ये पोटेंशियल था, है ना। तो इसमें स्लोप कितना आया था कल, एच अपॉन ई। अब यहाँ देखो, इन्होंने पोटेंशियल ना देके यहाँ पर क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट है, यानी ये ई वी नॉट का ग्राफ है। तो ये इसका वर्क फंक्शन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, सॉरी, इसका स्लोप और क्या दे रहा है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ प्लैंक कांस्टेंट देगा ना। ऑप्शन नंबर डी। सेवंथ का चेक भी कर लेते हैं, हाँ सेवंथ का डी देगा। बात समझ में आई क्यों भाई, वो तो पोटेंशियल का था ना जो एच अपॉन दे रहा था, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई वी नॉट। तो ई टाइम्स हो गया ना, तो स्लोप में ई से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई वी नॉट का स्लोप कितना था, एच अपॉन ई, तो ई से ई गया तो भी क्या आया, प्लैंक कांस्टेंट, तो सिर्फ एच देगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। ये वाला बताओ, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या फर्क है।
ठीक है बेटा, पढ़ो। फिगर shows that variation of stopping potential with frequency nu for the two photosensitive material, the slope gives the value of h by e. तो क्या स्लोप h by e देगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी का स्लोप। सेकंड, m2 will emit photoelectrons of greater kinetic energy for the incident radiation having the same frequency. तो ये कह रहा है अगर कल ही क्लास में कराया था, अगर इंसिडेंट रेडिएशन को फिक्स कर दें तो किसके ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के निकालेगा? एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब तुमने ये एच न्यू फिक्स कर दिया, तो एक बार बताओ, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, है ना? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो किसका वर्क फंक्शन कम है भाई? m1 का, कल ही देखा था, m1 का वर्क फंक्शन कम है। तो यानी m1 का वर्क फंक्शन कम है, तो m1 ज्यादा फ्रीक्वेंसी की काइनेटिक, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसने m2 बोला है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाली क्या है? फॉल्स, क्योंकि m2 का वर्क फंक्शन ज्यादा है ना, तो मतलब सारी एनर्जी तो उसको बाहर निकालने में ही चली गई, तो काइनेटिक एनर्जी तो बची नहीं। m1 का वर्क फंक्शन कम है। ठीक है, बताओ इसमें किसी को दिक्कत? हाँ, 10th बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली कह रही है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इमिटर मटेरियल, ट्रू और फॉल्स? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ट्रू। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फॉल्स। इंटेंसिटी से तो कुछ लेना देना नहीं है। इट इज 1/e टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ट्रू है। तो कौन सी स्टेटमेंट है इसकी? सी। ठीक है, सी स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात समझ में आ गई? तो बाकी के जो क्वेश्चन है एक बार ट्राई कर लेना अपने आप से। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया हो। ठीक है, परसों इसका संडे को टेस्ट है, तो प्लीज रिवाइज करो एवरीवन। ठीक है, वेरी गुड, चलो बाय बाय।